हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th चैप्टर आपके सिलेबस का। ये सेकंड लास्ट चैप्टर रहेगा आपके सिलेबस का। इसके बाद बस 10th चैप्टर तो वैसे भी देखा जाए तो एक दिन का ही है, तो ये आपके लिए लगा लो कि लास्ट चैप्टर ही है। अब आपने फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि ट्रेड के बारे में आपने पढ़ा था, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में आपने पढ़ा था। ट्रेड का मतलब था बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यही आपने पढ़ा था। ट्रेड दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल ट्रेड, एक होता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर कंट्री की बाउंड्रीज़ के अंदर रह के ही अपना ट्रेड करते हैं, जैसे कि इंटर स्टेट हो सकता है, इंट्रा स्टेट हो सकता है, तो उसे हम बोलते हैं नेशनल या फिर इंटरनल ट्रेड। मीन्स कि इंटरनल ट्रेड का मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेड दैट इज़ कैरिड ऑन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। ठीक है। अब हैं इसे फीचर्स क्या क्या होते हैं इंटरनल ट्रेड के। पहला फीचर है कि ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, जो भी जिस भी कंट्री में हम रहते हैं उस कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर अंदर जब ट्रेड हो रहा है, चाहे तो हरियाणा से जैसे पंजाब में हो रहा है, हरियाणा से केरला में हो रहा है, हरियाणा से गुजरात में हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। अगर हरियाणा के अंदर ही ट्रेड हो रहा है तो भी वो इंटरनल ट्रेड ही कहलाएगा, क्योंकि वो कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर है। नेक्स्ट है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स। जबकि एक कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई भी बाउंडेशन नहीं होती कि आपका जो गुड्स है वो फ्रीली मूव ना कर सके। मतलब कि अगर जैसे आपको फॉर एग्जांपल कि आप एक कस्टमर हरियाणा में हो और जो प्रोडक्शन हो रही है वो गुड़गांव में हो रही है, किसी मान लो दूर लेके चलते हैं चेन्नई में हो रही है, बेंगलोर में हो रही है, तो वहाँ से जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट क्या मतलब होता है, जो ट्रांसपोर्ट है उसमें कोई बंदिशें नहीं है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, तो फ्रीली आ जा सकते हैं, तो फ्रीली आप परचेज सेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीलिंग इन लोकल करेंसी। अब जैसे आप सभी को पता ही है इंडिया की करेंसी इंडियन रुपीज़ है, तो पूरे इंडिया में करेंसी चलती ही है। इंटरनल ट्रेड में जो डीलिंग सारी होती है वो लोकल करेंसी में होती है, मतलब कि जो नेशनल करेंसी है उसी में ही हो जाती है। अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना होगा तो नॉर्मली दो ही करेंसी यूज़ की जाती है, या फिर वहाँ की जो जिसको आपको पेमेंट करनी है उसकी करेंसी आपको चाहिए होगी। नॉर्मली वो दो करेंसी कौन सी होती है, यूरोज़ या फिर US डॉलर्स। अगर ये नहीं है तो आपको उस करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी जो रिसीवर जिस कंट्री का है। फिर नेक्स्ट है स्पेशल एक्ट टू सेटल डिस्प्यूट्स। अब डिस्प्यूट से मतलब आपको पता ही क्या होता है, झगड़ा वगैरह होता है, कन्फ्लिक्ट वगैरह हो सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू सेटल डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ इंटरनल ट्रेड कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि माने जाएंगे अगर कोई झगड़ा होता है तो ये तो फीचर्स की नेशनल बाउंड्रीज के अंदर आप बिजनेस कर सकते हैं, फ्री मूवमेंट होती है, लोकल करेंसी में डीलिंग्स होती है, और एक स्पेशल एक्ट बनाया गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट सभी डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड की। मतलब इंटरनल ट्रेड के टाइप्स क्या होते हैं। अब इंटरनल ट्रेड के टाइप्स को हमने 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। हम पहले पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि कौन किससे रिलेशन में आ रहा है, मतलब कि जैसे कि एक कस्टमर है, एक प्रोड्यूसर है, ये दो तो होते ही होते हैं। अब उसमें मतलब कि कस्टमर के रिलेशन में कौन आ रहा है, कस्टमर किससे सामान खरीद रहा है। अब ये दो तरह की इसमें ट्रेडिंग होती है, एक होती है डायरेक्ट ट्रेड, एक होती है इनडायरेक्ट ट्रेड। यहाँ पे इनडायरेक्ट ट्रेड, डायरेक्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब जैसे कि आपको मैं पहले मैं आपको इनडायरेक्ट ट्रेड बता देता हूँ, जब जैसे कि आपको डायरेक्ट जल्दी समझ में आ जाएगा। इनडायरेक्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जब प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में मिडल मैन होते हैं, जैसे कि होलसेलर, रिटेलर्स, एजेंट्स, उन्हें हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ट्रेड। जबकि सामान जो है इनडायरेक्टली पहुंचता है, डायरेक्टली नहीं पहुंचता है। बेसिकली मतलब ये कि इनडायरेक्टली सामान पहुंचता है, डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कस्टमर तक डायरेक्टली सामान नहीं पहुंचता है। अब डायरेक्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो अपना सामान डायरेक्टली कस्टमर तक पहुँचा रहा है या कंज्यूमर तक पहुँचा रहा है, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट ट्रेड। जैसे नाम से ही पता चल जाएगा, यहाँ पे लिखा जैसे प्रोड्यूसर से देखो डायरेक्टली कंज्यूमर तक सामान पहुँच रहा है, इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट ट्रेड, लिखा भी रखा है यहाँ पे। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे प्रोड्यूसर अगर डायरेक्टली होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, फिर रिटेलर कंज्यूमर को बेचेगा, तो ये रिलेशनशिप जो है एक तरह से दिखाई भी हुई है। तो रिलेशनशिप थोड़ी लंबी हो जाती है और काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है कंज्यूमर के लिए। एडवांटेजेस क्या है डायरेक्ट ट्रेड के, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ डायरेक्ट ट्रेड में क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूस करके सामान अपना डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रहा है, तो उसे दोनों का ही फायदा होता है। कंज्यूमर को सस्ता पड़ जाता है, प्रोड्यूसर को फीडबैक भी मिल जाता है, और प्रोड्यूसर को बीच में मिडल मैन लेने नहीं पड़ते हैं। अब तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, नो आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ द गुड्स। स्कार्सिटी वर्ड है जो, इसका मतलब होता है कि कमी होना। नो आर्टिफिशियल स्कार्सिटी का मतलब होता है कि कोई आर्टिफिशियली क्रिएट की हुई स्कार्सिटी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई हमारे पास सामान है लेकिन हम दे ही नहीं रहे हैं उसे, कि भाई
सब लोग कभी सप्लाई ज़्यादा है, जब सप्लाई कम हो जाएगी तब हम उसको बेचेंगे, जिससे कि हम उसे महंगे रेट पे बेच सकें। तो प्रोड्यूसर जब बेचना चाहेगा तो उसके लिए आर्टिफिशियल स्कार्सिटी वो प्रोड्यूस नहीं करता है, उसके बाद जो चीज़ होती है वो बेच देता है। रिटेलर की तरह से मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज़ होती है जो नहीं करनी चाहिए किसी को भी। आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट नहीं करनी चाहिए कि भाई हमारे पास तो नहीं है और उसे बस रखा हुआ है। तो वो क्या सोच रहा है कि भाई जब सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी तब हम ज़्यादा रेट पर इसको बेचेंगे। वो एक तरह से गलत चीज़, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में काउंट हो सकती है। अब ये कि जैसे व्हेन द गुड्स आर सोल्ड थ्रू मीडिएटर्स, sometimes they stock the goods and create an artificial scarcity. In this way they earn undesirable profits, and in the direct trade the possibility of artificial scarcity of goods is almost non-existent. अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर खुद ही प्रोड्यूसर हूँ और मैं खुद कंज्यूमर को बेच रहा हूँ तो मैं आर्टिफिशियल स्कार्सिटी प्रोड्यूस ही नहीं करूँगा। उसे क्या लगेगा कि भाई खुद प्रोड्यूसर है और उसके पास खुद के पास स्टॉक ही नहीं है, तो वो शायद हो सकता है अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो मुझसे सामान खरीदेगा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह कि मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ तो मैं तो चाहूँगा कि मेरा सामान बिकता रहे, मार्केट में चलता रहे ना मेरा नाम। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है रिसिट ऑफ ओरिजिनल गुड्स बाय द कंज्यूमर्स। गुड्स की जो ओरिजिनल रिसिट होती है, मतलब कि ओरिजिनल गुड्स की जो ओरिजिनल रिसिट मिलती है वो कंज्यूमर को मिल पाएगी। ऐसा कि मतलब नहीं होगा कि भाई उसे फेक या कुछ झूठी नकली ऐसी कोई रिसिप्ट उसे नकली गुड्स की नहीं मिलेगी उसे, क्योंकि जो प्रोड्यूसर बना रहा है वो ओरिजिनल सामान बना रहा है। जो रिटेलर होता है वो कभी कभी नकली सामान बेच देता है। तो उसके लिए क्या होता है, जो पॉसिबिलिटी होगी एडल्ट्रेशन की, एडल्ट्रेशन वर्ड का मतलब होता है मिलावट करना किसी भी चीज़ में, जैसे चावल में है, खाने के सामान में, किसी भी चीज़ में भी हो सकती है। मिलावट करके रिटेलर हमें बेचता है, लेकिन अगर हम प्रोड्यूसर से खरीदेंगे तो वहाँ पे हमें ओरिजिनल सामान मिलेगा, कोई एडल्ट्रेशन या कुछ भी गलत चीज़ उसमें नहीं मिलेगी। फिर नेक्स्ट है डबल प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर्स। अब प्रॉफिट को भी प्रोड्यूसर को भी डबल प्रॉफिट होगा। कैसे होगा? डायरेक्ट ट्रेड से। पहला कि वो प्रोडक्शन से और दूसरा है सेल ऑफ गुड्स से। अब प्रोडक्शन में प्रॉफिट कैसे होता है, उसने रॉ मटेरियल से कुछ चीज़ बनाई, उस टाइम उसका प्रॉफिट हुआ है कि भाई उसने सस्ती चीज़ की एक महंगी चीज़ बना दी, अपनी वैल्यू जोड़ दी और उसको सेल कर दी। मेरा ऐसा मानना है और कई लोगों का ऐसा मानना होगा कि अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस करते हो तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रहेगा और आपका नाम भी नहीं बन पाएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लस ट्रेडिंग करते हो तो आपका नाम भी बहुत ज़्यादा होगा और प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो पाएगा आपका। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहता है अगर आप डायरेक्ट ट्रेड के बिजनेस में एंटर करते हो तो। अगला है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइसेस टू द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर अगर डायरेक्टली प्रोड्यूसर से या डायरेक्टली फैक्ट्री से कुछ सामान खरीदता है तो उसे ऑब्वियसली चीज़ सस्ती ही मिलती है, लोअर प्राइस पे ही मिलती है उसे। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ कैश सेल्स टू द प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर को क्या मिलता है, अगर प्रोड्यूसर पहले मान लो कि होलसेलर को कुछ सामान बेच रहा है तो वो कभी कभी उधार भी सामान दे सकता है कि उसका सामान क्लियर हो जाए। लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूसर जब कंज्यूमर को बेचता है तो उसके पास कैश सेल्स का एक बेनिफिट मिलता है कि भाई उसे कैश भी मिल रहा है उसी टाइम पे, सेल के टाइम पे कैश भी उसे मिल जाता है। हमारा नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट ट्रेड। इनडायरेक्ट ट्रेड में जैसे मैंने को बताया कि इसमें प्रोड्यूसर का रिलेशन जो है डायरेक्टली कंज्यूमर से नहीं बनता है, उसके बीच में कुछ मीडिएटर्स आ जाते हैं, इंटरमीडियरीज भी कह सकते हैं या मिडल मैन कह सकते हैं उसको। 3 तरह के मीडिएटर्स होते हैं। पहला है होलसेलर, रिटेलर एंड एजेंट। होलसेलर में क्या होता है, जैसे आपको मैंने पढ़ाई रखा है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ाई हुआ है कि होलसेलर का मतलब क्या होता है कि ये बल्क क्वांटिटी में सामान खरीदता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके पास वैरायटी कम हो सकती है, अगर बड़ा होलसेलर तो वैरायटी भी ज़्यादा हो सकती है और क्वांटिटी भी ज़्यादा हो सकती है। मतलब ये एक तरह से पैक बॉक्सेस में खरीदता है, ओपन बॉक्सेस में कुछ भी चीज़ें खरीदता ही नहीं है और फिर छोटी छोटी क्वान्टिटीज़ में रिटेलर को बेच देता है, उसे बोलते हैं होलसेलर। तो इसमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी, प्रोड्यूसर जो है होलसेलर को बेचता है कि रिटेलर होलसेलर को नहीं बेचता कभी भी। फिर होलसेलर ने आके बेचा रिटेलर को। रिटेलर क्या करेगा, स्मॉल क्वांटिटीज़ में सामान खरीद लेगा उससे, जैसे कि ओपन बॉक्सेस में या कुछ भी कैसे भी 2-3 यूनिट्स ऐसे कुछ खरीद लेगा और रिटेलर आगे जाके कंज्यूमर को बेच देगा। और ऐसा भी हो सकता है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टली रिटेलर को बेच दे और रिटेलर कंज्यूमर को बेच दे। बीच में से होलसेलर का जो चैनल है वो ख़त्म भी किया जा सकता है और ऐड भी किया जा सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट एक आता है एजेंट्स का। एजेंट में क्या होता है, प्रोड्यूसर जो है अपना सामान जो है एजेंट्स के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है, ना उसमें कोई होलसेलर है ना कोई रिटेलर है, एजेंट है। तो इसे हम बोलते हैं, इसे भी एक तरह से पार्ट है इनडायरेक्ट ट्रेड का। उसका बीच में कमीशन होता है या ब्रोकरेज उसे मिलती है कि जितना वो सामान बिकवाएगा उसका पर यूनिट का उसे कमीशन मिलता रहेगा। तो उसे हम बोलते हैं कमीशन एजेंट्स भी उसको बोलते, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ब्रोकर्स और कमीशन एजेंट्स। हमारा नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स। हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स। अब पहला है लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल।
लोकल लेवल का मतलब होता है जब एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, कोई एक गांव में, कोई एक टाउन में, कोई सिटी में जब हम उसकी एक बाउंड्रीज में ट्रेड कर रहे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं लोकल ट्रेड। जैसे कि फिलहाल हमारा रोहतक है, रोहतक के अगर अंदर अंदर ही हमारा ट्रेड चल रहा है तो उसे हम बोलते हैं लोकल ट्रेड। जैसे नॉर्मली किस में होता है, फ्रेश फ्रूट्स में हो सकता है, मिल्क में हो सकता है, स्वीट्स में हो सकता है, क्योंकि खाने पीने का सामान अगर बाहर जाएगा तो वैसे ख़राब हो जाएगा, तो उस केस में लोकल ट्रेड ही होता है जो मेनली पेरिशेबल गुड्स या डेली यूज़ प्रोडक्ट्स के लिए होता है। पेरिशेबल का मतलब अगर शायद पता नहीं मुझे, मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं कि जो बहुत ही जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं। जैसे नॉर्मली फूड आइटम्स ही ऐसी होती हैं, या फूड आइटम्स या ड्रिंक आइटम जो होती हैं वो जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से उनको लोकल ट्रेड में रखा जाता है। स्टेट लेवल ट्रेड में क्या होता है, जब एक ट्रेड हो रहा है एक पर्टिकुलर स्टेट की बाउंड्रीज में हो रहा है, जैसे हरियाणा के अंदर ट्रेड हो रहा है, जैसे रोहतक ने सामान अपना झज्जर में भेज दिया, झज्जर ने अपना सामान भिवानी में भेज दिया, तो उसे हम बोलेंगे स्टेट ट्रेड, जबकि एक स्टेट की बाउंड्रीज में सबको ट्रेड हो रहा है। ये नॉर्मली होता है दालों के लिए, चावल वगैरह, आटा वगैरह के लिए, तो उसके लिए होता है। फिर लास्ट हमारा नेशनल लेवल ट्रेड। नेशनल लेवल ट्रेड में क्या होता है, पूरी कंट्री की बाउंड्रीज में कहीं भी ट्रेड हो सकता है, इंट्रा स्टेट भी हो सकता है और इंटर स्टेट भी हो सकता है, तो उसे हम बोलते हैं नेशनल लेवल ट्रेड। ये नॉर्मली क्या रहता है, शुगर, क्लोथ्स वगैरह के लिए या मशीन्स वगैरह के लिए। हमारा नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब आपको पता है कि क्या होता है कि भाई होलसेलर जो है बल्क में सामान खरीदता है और छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में सामान रिटेलर्स को या कंज्यूमर को बेच देता है। रिटेलर क्या होता है कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में सामान खरीदता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, फिर वो उसी गुड्स की डिमांड के अकॉर्डिंग उन कंज्यूमर को बहुत छोटी छोटी यूनिट्स में बेच देता है। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। अब हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक आता है वो है हमारा, और 9.1 का भी लास्ट टॉपिक है हमारा, इसका नाम है मेन डॉक्यूमेंट्स यूज इन द इंटरनल ट्रेड। मतलब कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं इंटरनल ट्रेड में। पहला पॉइंट है इनवॉइस का। इनवॉइस का मतलब जैसे आपने कई बार सुना होगा कि भाई ये इनवॉइस है या बिल है, आपने कैश मेमो आपने सुना होगा। उसका मतलब क्या होता है कि जब क्रेडिट परचेज होती है, जब कोई उधार पे सामान या सेल होती है, तो ये एक स्टेटमेंट सप्लाई की जाती है सेलर के द्वारा बायर को कि भाई आपने इतना हमारे से सामान खरीद लिया है, इसका प्राइस इतना है, इसका नाम इतना है, उसके बारे में सब कुछ बताया जाएगा। क्वालिटी, क्वांटिटी, रेट, टोटल वैल्यू, सेल्स वॉल्यूम, सेल्स टैक्स जो होगा उसका, ट्रेड डिस्काउंट अगर उसे कोई दिया जा रहा होगा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट आप शायद अकाउंट के बारे में अकाउंट से पढ़ ही चुके होंगे, तो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक इनवॉइस दिया जाता है जब कोई क्रेडिट परचेज की कोई सिचुएशन आती है। उस इनवॉइस का मतलब ये होता है कि भाई आपको हमें इतनी पेमेंट करनी है, इस ड्यू डेट पे हमको पेमेंट करनी होगी। उस जो भी इनवॉइस बनेगा उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी परचेज बुक में भी। परचेज बुक आपका अकाउंट्स में हो ही चुका होगा, नहीं हो चुका होगा तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कि भाई ये क्या होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इट इज़ द सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन, की ये एक तरह से एविडेंस बन जाता है कि भाई वो क्रेडिट परचेज हुई थी और इस पार्टी से हमको इतनी पेमेंट लेनी है, और उस पर टिक मार्क कर दिया जाएगा जबकि रिकॉर्डिंग जब मेड की जाएगी परचेज बुक में फ्रॉम द इनवॉइस, देन ऑन द इनवॉइस टिक मार्क इज मेड कि वो जो इनवॉइस है उसकी एंट्री उसमें हो चुकी है, तो उसके ऊपर टिक मार्क कर दिया जाएगा। तो बेसिकली इनवॉइस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज़ एक सामान उधार खरीद लिया, तो वो सेलर मुझे एक डॉक्यूमेंट बना के देगा जिसे हम बोलते हैं इनवॉइस, जिसके अगेंस्ट है मुझे पेमेंट करनी है किसी पर्टिकुलर ड्यू डेट पे, और उस इनवॉइस डॉक्यूमेंट पे मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उस सेलर का नाम मिलेगा, जो चीज़ मैंने खरीदी है वो चीज़ उसका टाइटल मिलेगा, क्वांटिटी, क्वालिटी, टोटल वैल्यू, सेल्स टैक्स, ट्रेड डिस्काउंट, ये सारी डिटेल्स मुझे उसमें मिलेंगी। और इस डॉक्यूमेंट को हम नॉर्मली बिल भी बोलते हैं और कैश मेमो भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा था परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस एक तरह से एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि एक तरह से सभी पूरी डिटेल्स होती है उस गुड्स की, जो एक तरह से कंसाइन किया जाता है कंसाइनर से कंसाइनी तक। अब कंसाइनर आपके लिए शायद हो सकता है कि एक नया वर्ड है, वो मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि क्या होता है। एक कंसाइनमेंट आपने वर्ड शायद सुना हुआ, जैसे कि कोई ट्रैवलिंग या कुछ भी ट्रांसपोर्टिंग के टाइम पे कोई एक सामान कंसाइन किया जा रहा है, मतलब ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उसे हम बोलते हैं कंसाइनमेंट आया है हमारा एक तरह से एक क्या बोल सकते हैं उसे, एक ट्रांसपोर्ट पे में या हमारा कुछ सामान आया है तो उसे बोलते हैं हमारा कंसाइनमेंट आया है। और एक ग्रुप चीज़ को एक वर्ड बनाया गया है जिसका मतलब होता है कंसाइनमेंट। बल्कि अगर हमारा कुछ सामान बाहर से आया है, अगर हम उसे एक ही वर्ड में समराइज़ करना चाहें तो उसे बोलते हैं कंसाइनमेंट आया है। कंसाइनर का मतलब होता है जो उस सामान को भेज रहा है, और कंसाइनी वो होता है जो उस कंसाइनमेंट को रिसीव कर रहा है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। यहाँ पे कंसाइनी कोई कस्टमर नहीं है, सॉरी कंज्यूमर नहीं है,
जो पार्टिकुलर्स होते हैं सारे इसमें डिफाइन किए जाएंगे, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, रेट क्या है वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है कंसाइनमेंट, जो है एक तरह से बेचा नहीं जा रहा है। कंसाइनी इज़ नॉट अ बायर, जैसे मैंने को बताई कंसाइनी जो है कंज्यूमर होना ज़रूरी नहीं होता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि मेरी ही कंपनी है और वो कहाँ है, गुड़गांव में भी है और बेंगलोर में भी है, कस्टमर है बेंगलोर में, ठीक है, मेरी प्रोडक्शन है गुड़गांव में और फिलहाल बेंगलोर में भी मेरी प्रोडक्शन होती है, लेकिन बेंगलोर में मेरा अभी स्टॉक खत्म हो गया, तो मैं अपनी ही कंपनी को सामान भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे कंसाइनर भी मैं ही हूँ और कंसाइनी भी मैं ही हूँ, तो उसमें बायर का कोई वो नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि कंसाइनर ने कंसाइनी को सामान भेजा, उसके साथ में फॉरवर्डिंग लेटर भेजेगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी कि भाई इसमें ये सामान है, ये टाइटल्स है, इतने प्रोडक्ट्स हैं, इतनी इसकी क्वांटिटी रहेगी, इतनी क्वालिटी है उसकी पूरी, उसमें डॉक्यूमेंट जो होएगा उसे हम बोलते हैं इंटरिम इनवॉइस या परफॉर्मा इनवॉइस। ये एक तरह से कंसाइनी को भेजा जाता है कंसाइनर द्वारा। फिर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेबिट नोट। डेबिट नोट एक तरह से एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि बायर क्रिएट करके सेलर को देता है, जो तब करता है जब वो परचेज रिटर्न का जब केस आता है। परचेज रिटर्न का मतलब होता है जैसे आपने परचेज किया और कुछ खरीदा हुआ सामान आपने उसे वापस कर दिया, और नॉर्मली सर तभी होता है जब आपने सामान उधार खरीदा होता है, कैश पे नहीं खरीदा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने किसी से सामान उधार खरीद लिया, मुझे मिला इनवॉइस, ठीक है, अब मैंने खरीदा हुआ सामान थोड़ा सा कुछ वापस कर दिया, तो मैं उसके नाम पे बनाऊंगा डेबिट नोट। डेबिट नोट में मैं क्या डिफाइन करूँगा कि मैंने कितना सामान वापस किया है, उससे क्वांटिटी क्या है, उसका रेट क्या है, वैल्यू क्या है, उसका रीज़न क्या है कि मैं क्यों रिटर्न कर रहा हूँ उसे। 2 कॉपी बनाई जाएंगी, एक कॉपी सेलर को भेज दी जाएगी और एक कॉपी अपने ऑफिस में रख दी जाएगी फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसे बोलते हैं डेबिट नोट। डेबिट नोट का एक तरह से एग्जांपल यहाँ पे शो भी कर रखा है। डेबिट नोट नंबर योर इनवॉइस नंबर। वैसे इसमें 5250 रुपये का सामान जो है वापस किया जा रहा है किसी भी वजह से, चाहे ख़राब है, टूटा हुआ है या पसंद नहीं है, जो भी कुछ है, कोई भी रीज़न हो सकता है। अब हमारा आता है नेक्स्ट आता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट सेलर क्रिएट करके बायर को भेजता है, जिसमें कि वो एक अमाउंट क्वांटिटी डिफाइन करके मेंशन करके बताता है कि भाई जब सेल्स रिटर्न होती है, सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है, जब हमने सेल्स की है और हमें वो सामान वापस मिला है एज ए सेलर, तो उसके लिए हमें क्रेडिट नोट बनाना होता है, एक सेलर को क्रेडिट नोट बनाना होता है। इस केस में क्या होता है कि इट रेफर्स टू लेटर और नोट विच इज सेंट बाय सेलर टू द बायर स्टेटिंग दैट द हिज अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाय द मेंशन्ड अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ हिज क्लेम। अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि प्रोसेस एग्जैक्टली होती क्या है। मैंने एक फर्म के पास गया, मैंने 1 लाख रुपए का सामान उधार खरीद लिया, मुझे मिला इनवॉइस। 1 लाख रुपए से जब मेरे तक सामान पहुंचा, उसमें से कुछ सामान टूटा हुआ था तो मैंने वो वापस कर दिया, तो मैं उसके साथ में डेबिट नोट बना के भेजूंगा कि मैंने इतने रुपए का सामान वापस भेजा है। जब वो डेबिट नोट और उसे सामान वापस रिसीव हो जाएगा उस सेलर को, तो सेलर बनाएगा क्रेडिट नोट कि मुझे इतना अमाउंट का जो सामान है वो रिसीव हो चुका है, इतनी अमाउंट आपके बिल से डिडक्ट हो जाएगी। ये हमारे क्रेडिट नोट का एक एग्जांपल है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट आता है लोरी रिसिट। लोरी आपने सुना ही होगा कि भी क्या होता है, जैसे नॉर्मली ट्रक वगैरह को या किसी टेम्पो को भी हम बोल सकते हैं, गाड़ी को हम बोल सकते हैं, जिसमें हमारा सामान ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये ट्रांसपोर्ट कंपनी जो भी हमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें जो रिसिट देती है उसे हम बोलते हैं लोरी रिसिट, या उसे हम ट्रांसपोर्ट रिसिट भी बोल सकते हैं। ये नॉर्मली होता है रोडवेज के लिए ही होता है। नेक्स्ट है रेलवे रिसिट। रेलवे रिसिट में क्या होता है, जब हमारा सामान जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है रेलवे से हो रहा है, तो उसके लिए हमें एक रेलवे रिसिट मिलती है कि भाई एक स्टेशन से पर्टिकुलर दूसरे स्टेशन पे अगर हमारा सामान जा रहा है तो हमें एक रेलवे रिसिट मिलती है, तो उसका नाम होता है एक तरह से RR होता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा, ये 4 पॉइंट्स है, क्योंकि फिर हमारा 9.2 स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको भी आज हम कर ही लेते हैं। अगला हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड। 4 ही पॉइंट्स हैं। पहला है COD। COD के बारे में तो सब जानते ही होंगे जिसने भी ऑनलाइन परचेज या ई-कॉमर्स वेबसाइट से सामान कुछ खरीदा हुआ है। इसमें क्या होता है, जब हम कुछ सामान खरीदते हैं तो हम पेमेंट नहीं करते हैं, जब हमें डिलीवरी मिल जाती है उस टाइम डिलीवरी के टाइम पे हम कैश पेमेंट कर देते हैं, या कैश पेमेंट या चेक से पेमेंट कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। उसे हम बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के ऊपर कैश पेमेंट करना। नॉर्मली चेक से भी नहीं होता, कैश से ही होता है। इट रेफर्स टू द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इन विच पेमेंट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज मेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अगर जो गुड है कोई पेमेंट करने के लिए अनेबल है, जब डिलीवर किया जा पाएगा तो वो जो गुड्स है वो डायरेक्टली अपने आप ही सेलर को रिटर्न हो जाएंगे, अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता बायर। तो पेमेंट की जा सकती है कैश के केस में, डिमांड ड्राफ्ट में, या मनी ऑर्डर के फॉर्म में पेमेंट की जा सकती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अमेजन से सामान कुछ खरीद लिया, उस टाइम मैंने पेमेंट नहीं की, जब वो सामान मेरे घर तक पहुंच गया
तब मैं उसे पेमेंट कर रहा हूँ, तो उसे हम बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी काफ़ी कॉमन चीज़ है, आपने सुनी ही होगी। नेक्स्ट है फ्री ऑन बोर्ड और फ्री ऑन रोल, या इसको बोलते हैं FOB और FOR। इसका मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है सेलर और बायर के बीच में, जबकि एक सारे एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं सेलर के द्वारा। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल सेलर है मेरा बैंकॉक में या जापान में, मतलब मेरा सेलर है और बायर मैं इंडिया में हूँ, तो जब तक मेरा सामान मेरे तक नहीं पहुँच जाता तो उसके बीच का जो सारा खर्चा होगा वो सेलर पे करेगा, मैं नहीं पे करूँगा। अब बीच का खर्चा कौन कौन सा हो सकता है, उसके इंश्योरेंस का, जैसे आप पढ़ चुके कि भाई अगर पानी से के रास्ते से आ रहा है तो उसका इंश्योरेंस किया जाएगा, कार्गो इंश्योरेंस, हल इंश्योरेंस होगा उसका। अगर वो एयरवेज से आ रहा है तो भी उसका इंश्योरेंस होगा। तो इंश्योरेंस चार्जेस मेरा सेलर पे करेगा, मैं पे नहीं करूँगा। नेक्स्ट आता है फ्रेट। फ्रेट का मतलब जो रेंट होता है, जो भी तरह से जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्रेट। नॉर्मली फ्रेट होता है या कैरियर चार्जेस उसको हम बोल सकते हैं। तो फ्रेट भी मेरा जो है सेलर पे करेगा, मतलब कि जब तक मेरे पास डिलीवरी नहीं हो जाती उस तक जो भी खर्चा आएगा वो मेरा सेलर ही पे करेगा, तो मेरा कोई खर्चा नहीं आएगा, बाहर का कोई खर्चा नहीं आएगा। तो इसमें जो कैरियर होता है वो एक तरह से एजेंट का काम करता है, जिससे भी मेरे तक सामान पहुंच रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा CIF, कोस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट। सॉरी, शायद से मैं ये वाला पॉइंट ऊपर वाले में बता गया हूँ। CIF में क्या होता है, अभी कोस्ट जो है या इंश्योरेंस चार्जेस, फ्रेट चार्जेस जो होते हैं वो सेलर को पे करने पड़ेंगे, बायर को पे नहीं करने पड़ेंगे। इट रेफर टू दैट टर्म टू बी यूज इन ट्रेड ट्रांजेक्शन्स इन विच द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्लूड्स नॉट ओनली द कॉस्ट ऑफ गुड्स बट ऑल्सो द इंश्योरेंस एंड फ्रेट चार्जेस पेएबल ऑन द गुड्स। मतलब कि जो भी इसका फ्रेट है, जो भी इसका इंश्योरेंस है वो पे किया जाएगा, मतलब सिर्फ कॉस्ट पे नहीं की जाएगी, उसका इंश्योरेंस और फ्रेट भी पे किया जाएगा। मतलब फिर हमने लास्ट पार्ट में हमने कुछ और ही पढ़ लिया है। इसमें क्या होता है कि सारे एक्सपेंसेस जो पॉइंट ऑफ डिलीवरी तक ही हैं वो सेलर पे करेगा, चाहे जो भी उसका खर्चा है, कैरियर चार्जेस हैं, जो भी कोई इंश्योरेंस फ्रेट चार्जेस भी उसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। और ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र की जाएगी डिलीवरी पे कैरियर के द्वारा। और कैरियर यहाँ पे एक एजेंट है। कैरियर का मतलब क्या होता है कि जैसे मतलब मैं एक प्रोड्यूसर जापान में या इंडिया में हूँ और मेरा जो कस्टमर है वो जापान में है, तो मैं अपना सामान भेज रहा हूँ किसी शिप पे से, और शिप जो है मेरा कहते हैं कैरियर है, एजेंट है कि जो मेरा सामान इधर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचा रहा है, और उसको मैं कमीशन दूंगा। और जो भी मेरी डिलीवरी जब तक नहीं हो जाती है सारा खर्चा मेरा होगा, सेलर का ही होगा। फिर हमारा था लास्ट पॉइंट आता है E&OE। ये अपने अकाउंट्स में शायद सुना भी होगा, अकाउंट्स में किसी टॉपिक में आता है, मेरे टॉपिक का नाम शायद याद नहीं आ रहा है। E&OE का मतलब होता है कि एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड। एरर्स का मतलब होता है कुछ गलतियाँ, और ओमिशंस का मतलब होता है कुछ भूल चूक वगैरह हो गई हो तो उसे माफ़ कर दिया जाए। जैसे नॉर्मली होता है ना कि भाई कि अगर कुछ भूल चूक हो गई तो हमें माफ़ कर देना, वैसे नॉर्मली होता है, ये बोलते हैं लोग, कुछ लोग बोलते हैं, जो छोड़ो उस बात जाते हैं। इट रेफर टू दैट टर्म विच इज़ यूज इन द ट्रेड डॉक्यूमेंट्स टू से दैट मिस्टेक्स एंड द थिंग्स दैट हैव बीन फॉरगॉटन शुड बी टेकन इनटू द अकाउंट। अगर कुछ चीज़ भूल गए हैं या कुछ चीज़ गलती हो गई है तो उसे अकाउंट में लिया जाए। ऐसा नहीं है कि भाई हमने ज़बरदस्ती या जानबूझ के ऐसा छोड़ दिया है। ये चीज़ की जाती है किसी लीगल लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, कि भाई हमारे ऊपर कोई ऐसा ना बोले कि हमने जानबूझ के ऐसा कुछ किया है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने प्राइस लिस्ट में हमने या फिर डेबिट नोट में या क्रेडिट नोट में कुछ ज़्यादा चीज़ें डाल दी हैं उसमें, जो कि हमने वापस ही नहीं किया, उसकी वैल्यू कम थी, हमने ज़्यादा की डाल दिया, तो वो चीज़ होती है एक तरह से लीगल लायबिलिटी आपके ऊपर बन जाएगी। कोई केस आपके ऊपर कर सकता है अगर आप उसको बोले कि ज़्यादा पेमेंट करनी है, तो वो नहीं करेगा और आपके ऊपर केस भी कर देगा। शायद कभी कभी हो सकता है कि गुंडों से थोड़ा आपको उठवा भी ले, मार वगैरह भी दे, लेकिन वो चलो दूर मजाक की बात है। तो एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड, बस खाली एक वर्ड लिखा होता है आपके अकाउंट के नीचे E&OE। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई गलती इसमें हो गई है, कोई भूल चूक इसमें हो गई है, तो उसको ज़्यादा ध्यान में ना रखा जाए। ये सिर्फ अनजाने में ही हुई है, सोच समझ के ऐसी कुछ नहीं हुई है, तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन इसमें रह गई है तो हम दोबारा बिल बना के इसमें भेज सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक इंटरनल ट्रेड का, कि इसमें हमने पढ़ा कि इंटरनल ट्रेड होता क्या है। इसके बाद हमने पढ़े फीचर्स, देन हमने पढ़े टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप में थे डायरेक्ट ट्रेड एंड इनडायरेक्ट ट्रेड। डायरेक्ट ट्रेड हमने पढ़े इसके एडवांटेजेस। देन हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, लोकल लेवल। फिर हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। देन हमने पढ़ा आज मेन डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड इन द या फिर यूज इन द इंटरनल ट्रेड, इनवॉइस, परफॉर्मा इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, लोरे रिसिप्ट, रेलवे रिसिप्ट। ये जो ऊपर के 4 डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको ध्यान से समझने हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चारों डॉक्यूमेंट्स। ये तो छोड़ भी सकते हैं, मतलब इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो आपको नाम से समझ में आ जाएंगे भाई क्या चीज़ होती है।
तो ये तो आपको वैसे याद हो जाएगा, तो कोई समझने की चीज़ नहीं है। लेकिन जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट है और जो परफॉर्मा इनवॉइस है, ये आपको समझने वाली चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर हमने पढ़ा टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसमें COD आपको पता ही है कि क्या होता है। FOB और FOR मतलब कि सारे खर्चे सेलर करेगा डिलीवरी के टाइम तक। CIA का मतलब होता है कि जो भी खर्चा, जैसे हमने कुछ सामान खरीदा जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए तो हमने पे करना ही करना है। उसके ऊपर जो इंश्योरेंस किया गया है या फिर क्या बोलते हैं उसे, फ्रेट चार्जेस है, वो भी बायर पे करेगा। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था इंश्योरेंस के केस में, मैंने आपको क्या बताया था, जबकि इंश्योरेंस होगा, कोई भी सेलर इंश्योरेंस कराएगा कि उसका नुकसान हो सकता है, उसके पास रिस्क है, जैसे ही उस चीज़ को बेच देगा तो इंश्योरेंस भी बायर के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा कि बायर भी उसकी पेमेंट करेगा इंश्योरेंस की, जो भी उसके नाम पे इंश्योरेंस होगा। फिर हमने लास्ट पढ़ा E&OE। अगर कोई गलती या कोई भूल चूक हो गई है तो उसे माफ़ कर दिया जाए, कोई इसे सीरियस ना लिया जाए। जाने अनजाने में गलती हुई है, कोई सोच समझ के नहीं हुई है। अगर कोई गलती, ये ऐसा किया रहता है अपनी लीगल लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। और जो भी इन्फॉर्मेशन से सप्लाई की गई है वो हो सकती है कि इनकम्प्लीट हो सकती है, इनकरेक्ट भी हो सकती है, तो उसे हम दोबारा बना के भेज सकते हैं। तो ये था हमारा अच्छा टॉपिक इंटरनल ट्रेड। कल हम पढ़ेंगे होलसेल ट्रेड के बारे में। होलसेल में हम पढ़ेंगे इसका मीनिंग, इसके डेफिनेशंस, इसे फीचर्स हम पढ़ेंगे, छोटे छोटे फीचर, एक एक लाइन के फीचर्स हैं। फिर हम पढ़ेंगे सर्विसेज टू वाट प्रोड्यूसर्स, कि वो प्रोड्यूसर्स को क्या सर्विस देता है, रिटेलर को क्या सर्विस देता है, और कंज्यूमर को क्या सर्विस देता है, या सोसाइटी को क्या सर्विस देता है। अब क्योंकि जो होलसेलर होता है वो 3 लोगों के कॉन्टैक्ट में होता है, प्रोड्यूसर के तो कॉन्टैक्ट में होता ही होता है। डायरेक्टली वो कंज्यूमर को भी बेच सकता है, डायरेक्टली वो रिटेलर को भी बेच सकता है। तो तीनों को वो क्या क्या सर्विसेज देता है वो कल हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे रिटेल ट्रेड के बारे में। थैंक यू।